हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहूँगी कि आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अपने कमेंट्स द्वारा मुझे बता रहे हैं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। सो थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ टॉपिक्स सजेस्ट किए, या कह सकते हैं दे हैव आस्क्ड मी टू प्रिपेयर वीडियोस फॉर दोज टॉपिक्स। तो उनमें से एक टॉपिक आज मैं ले रही हूँ, दैट इज़ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस को समझना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी उनके वीडियोस डाल दिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर अब तक नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख के पहले SN1 और SN2 रिएक्शंस को समझ लीजिए, और फिर हम आगे इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो मैं कुछ बात पहले SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में करूँगी। इन SN2 रिएक्शंस देर इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, वी नो इट। ओके, SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो लीविंग ग्रुप होता है उसके पीछे की तरफ से अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है 180 डिग्री पर, और आगे से लीविंग ग्रुप निकल जाता है और पीछे से आपका नया जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसको हम बॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। Now in SN1 reactions, we end up with racemic mixture. जब SN1 reactions होती हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, और सेकंड स्टेप में अगर हमने स्टार्ट हमारा जो रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तभी इन्वर्जन और रिटेंशन की बात आएगी। तो देयर विल बी वी एंड अप विद द रेसमिक मिक्सचर। हमको रेसमिक मिक्सचर मिलता है SN1 रिएक्शंस में अगर हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से शुरू किया है। और रेसमिक मिक्सचर का मिलना, इसका क्या मतलब है कि आधे जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, उनके अंदर प्रोडक्ट बनते समय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, और जो आधे और मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है, देयर इज़ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि 50% मॉलिक्यूल में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और 50% में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या देखा कि SN2 रिएक्शन में 100% मॉलिक्यूल्स का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जबकि SN1 रिएक्शंस में 50% का इन्वर्जन और 50% का रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाउ एक तीसरा केस है, थर्ड केस। इस थर्ड केस में क्या होता है, इस प्रकार की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं दे अकर विद कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक तो चीज़ ये कि इनमें 100% मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है, चेंज नहीं होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं होता है। सारे मॉलिक्यूल्स में जो प्रोडक्ट के हैं उनमें आपके रिएक्टेंट जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहता है। सो देयर इज़ कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड चीज़, इस प्रकार की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनमें रेट ऑफ रिएक्शन इज़ एक्सेप्शनली हाई, वेरी वेरी हाई। तो एज़ कम्पेयर टू दोज नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शंस, इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी वेरी हाई होती है। क्या कारण है? इन दीज रिएक्शंस यूजुअली देयर इज़ एन एटम और ग्रुप with an unshared pair of electrons, beta to the leaving group. Sometimes it may be farther away, assisting removal of leaving group. Okay. तो इन रिएक्शंस के अंदर क्या खासियत है, क्यों इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होती है? इस प्रकार की रिएक्शन में जो हमारा लीविंग ग्रुप है, जो हमारा निकलने वाला ग्रुप है, उसके पास वाले कार्बन पर, यानी बीटा टू द लीविंग ग्रुप, बिल्कुल पास वाले कार्बन पर, जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन के बिल्कुल पास वाले कार्बन पर कोई एटम या ग्रुप
जिस पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो प्रेजेंट रहता है, और वो जो एटम या ग्रुप जो बीटा कार्बन पर अवेलेबल है वो लीविंग ग्रुप को निकलने में मदद करता है, पीछे से पुश करता है। इस एटम या ग्रुप की वजह से हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो इजीली निकल जाता है। चूँकि ये हमारा पास वाला उसी कार्बन का ग्रुप है, इसलिए इसको हम नेबरिंग ग्रुप कहते हैं। ये जो एटम और ग्रुप लीविंग ग्रुप को निकलने में हेल्प कर रहे हैं, इनको हम नेबरिंग ग्रुप कहते हैं। ओके, तो ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है। और अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बता रही है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, मतलब लिविंग ग्रुप को निकलने में। सो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैन ऑल्सो एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप। इस केस में जो मैकेनिज्म है उसको हम कहेंगे नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। ये देखिए, द मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन सच केसेस इज नोन एज नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव SN2 रिएक्शंस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर किसी कंपाउंड के ऊपर 2 बार SN2 रिएक्शन हो जाएगी तो पहली बार इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, दूसरी बार फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो जो टोटल रिजल्ट है वो रहेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। So there are 2 consecutive SN2 reactions leading to the retention of configuration. Okay, retention of configuration. तो ये जो 2 स्टेप्स हैं इनमें से इन द फर्स्ट स्टेप द नेबरिंग ग्रुप यानी कि जो पड़ोस वाला ग्रुप है acts as the nucleophile pushing out the leaving group. फर्स्ट स्टेप में जो नेबरिंग ग्रुप है वो लीविंग ग्रुप को निकलने में हेल्प करता है, पीछे से पुश करता है, धक्का देता है उसको। इन द सेकेंड स्टेप, ये भी SN2 स्टेप हो गई हमारी। इन द सेकेंड स्टेप द एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल पुशेस आउट द नेबरिंग ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप में उल्टा हो जाता है कि नेबरिंग ग्रुप को वापस उसकी जगह पर कौन पहुंचाता है? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, वो पुश करता है। इसको हम एक रिएक्शन से देखते हैं। All neighboring group mechanisms involve formation of a cyclic intermediate. ये important है। जिनमें भी neighboring group participation होगा उनमें एक cyclic intermediate या cyclic transition state बनेगी। Let's see. ये देखो, ये है हमारा लीविंग ग्रुप जिसको निकलना है। सपोज ये हेलोजन है, हेलोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है लीविंग ग्रुप। और ये है वो कार्बन जिस पर लिविंग ग्रुप है, तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो बीटा कार्बन हुआ और इस पर नेबरिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये एक एटम है विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये पीछे से इस कार्बन पर अटैक करेगा और आगे से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ ओवरऑल क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप के अंदर इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हुई और इसकी वजह से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट या ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बन गया, ब्रिज जैसा कार्बोकेटायन बन गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ने वहीं पर अटैक किया जहाँ से पुराना लिविंग ग्रुप निकला था और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस Z पर चले गए जो Z से आए थे ये बॉन्ड बनाने के लिए। तो Z पर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चले गए और Z अपनी जगह पर चला गया। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा कि जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला ठीक उसी जगह पर हमारा नया न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, राइट। सो देयर इज अ प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल है ना? नाउ सच रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, यानी कि इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं और यहाँ rate of reaction is directly proportional to the concentration of the substrate. यहाँ फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप थी, ये आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है स्लो। ये स्लो है, ये रेट डिटरमाइनिंग है, इसमें केवल सबस्ट्रेट ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का ही इस पर प्रभाव पड़ेगा।
तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. Such reactions occur 1000 times faster than intermolecular nucleophilic substitution reactions. तो जो नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शंस होती हैं उनसे हज़ारों गुना तेज इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जिनमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है. एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल डज नॉट टेक पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आपने देखा कि जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सेकंड स्टेप में कर रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं कर रहा. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रेट एनहांसमेंट बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड एंकाइमेरिक असिस्टेंस एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंकाइमेरिकली असिस्टेड रिएक्शंस. तो बहुत से एग्जाम्स में ये एक छोटा सा सवाल आता है, व्हाट इज एंकाइमेरिक असिस्टेंस और एंकीमेरिक असिस्टेंस. तो जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई हो गई, रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई है, उसी को हम कहते हैं एंकाइमेरिक असिस्टेंस. एंड इस प्रकार की रिएक्शंस जिनमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है उनको कहते हैं एंकाइमेरिकली असिस्टेड रिएक्शंस. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी. यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच.